welcome to CCD, a complete course destination. So दोस्तों, जैसे कि हम लोग को पता है, हम लोगों ने अपनी पिछली क्लास के अंदर क्लास 8 के चैप्टर फर्स्ट को डिस्कस कर रहे थे, जिसका नाम था क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो हम लोगों ने अपनी पिछली क्लास के अंदर क्लास 8 के चैप्टर फर्स्ट को डिस्कस किया था, दैट इज क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, जिसके अंदर हम लोगों ने काफी कुछ डिस्कस कर लिया था। और हम लोग आज की क्लास में उसी चैप्टर को कंटिन्यू करने वाले हैं, जहां से हम लोगों ने छोड़ा था उसी के अगले टॉपिक से। तो सबसे पहले तो हम लोगों ने पिछले क्लासेस के अंदर इसके अंदर क्या क्या पढ़ा है, हम लोगों ने अपने पिछले क्लासेस के अंदर डिस्कस किया है कि क्रॉप प्रोडक्शन किस तरह से इंपॉर्टेंट होती है, क्यों इंपॉर्टेंट होती है। फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कुछ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के बारे में अपनी लास्ट क्लास के अंदर। तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के अंदर कुछ एक्टिविटीज आती हैं जो कि हर फार्मर करता है जब वो क्रॉप को उगाता है। जैसे कि एक्टिविटीज कौन सी है? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग, एडिंग मेन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन, protection from weeds, harvesting and storage. These all are some activities which are known as agriculture practice. ठीक है, तो हम लोगों ने अपने पिछले क्लास के अंदर प्रिपरेशन ऑफ सॉइल एंड सोइंग के बारे में डिस्कशन कर ली थी। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल क्या थी? जब हम लोग, जो सॉइल होती है वो बहुत ज्यादा हार्ड होती है, पर कल्टीवेशन से पहले हम लोगों को सॉइल को अच्छी तरह से प्रिपेयर करना होता है, उस हार्ड सॉइल को कन्वर्ट करना होता है लूज सॉइल में, जिसके बाद हम लोग इजीली जो है क्रॉप को उगा पाएंगे उस सॉइल के ऊपर। ठीक है, तो ये हम लोगों ने प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के बारे में पढ़ा था, डीपली डिस्कस किया था अपनी पिछली क्लास के अंदर। तो इसके बाद हम लोगों ने कुछ इम्प्लीमेंट्स के बारे में डिस्कशन किया था, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स, जो कि बहुत ज्यादा बेनिफिट होते हैं जिनका हमें, और जिसका हम लोग यूज करते हैं ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। उसके बारे में भी हम लोगों ने अच्छी तरह से डीप में डिस्कस किया था। उसके बाद हम लोगों ने सोइंग के बारे में पढ़ा था, नेक्स्ट स्टेप था हमारा सोइंग। तो सोइंग क्या था? जब हम लोग मिट्टी के अंदर बीज को बोते हैं। ठीक है, मिट्टी के अंदर बीज को बोते, उसको अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लिया सॉइल को फर्स्ट स्टेप के अंदर। उसके बाद हम लोग अपने नेक्स्ट स्टेप के अंदर आए, दैट इज सोइंग, मतलब कि मिट्टी के अंदर बीज को बो दिया, उसी को हम लोग सोइंग कहते हैं। और उसके अंदर हम लोगों ने डिफरेंट इंप्लीमेंट्स की बात की थी कि कौन से इंप्लीमेंट्स की हेल्प से हम लोग सोइंग कर सकते हैं इजीली। ठीक है, तो ये हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। और आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है फ्रॉम द एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। तो देखो, इस क्लास को शुरू करने से पहले तो जो भी लोग इस क्लास को देख रहे हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलो शुरू करते हैं आज के टॉपिक को, जिसका नाम है एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। तो देखो, जब हम लोग इस स्टेप को पढ़ने वाले हैं, इससे पहले हम लोग को पता होना चाहिए कि ये जो मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स हैं, ये होते क्या हैं। क्या होते हैं मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स? देखो, द सब्सटेंस व्हिच आर एडेड टू द सॉइल, द सब्सटेंस व्हिच आर एडेड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर द प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड व्हाट? आर कॉल्ड मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। जो हम लोग जिस चीज को सॉइल के अंदर डाल रहे हैं न्यूट्रिएंट्स की फॉर्म में, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में हम लोग सॉइल के अंदर डाल रहे हैं, जिससे कि प्लांट्स की ग्रोथ अच्छे से होगी, उसी को हम लोग क्या देते हैं? मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। ठीक है, तो पता चल गया मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स क्या है, जिनको हम लोग न्यूट्रिएंट्स की फॉर्म में सॉइल के अंदर डालते हैं, जिससे कि जो क्रॉप है, जो प्लांट्स है, उसकी पैदावार अच्छी होगी, प्लांट्स की ग्रोथ अच्छी होगी, प्लांट्स हेल्दी होंगे। तो वही होते हैं हमारे मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। देखो, हम लोगों को पता है, हम लोगों ने अपने पिछली क्लासेस के अंदर भी पढ़ा है कि जितने भी प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं? सॉइल से अपने न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं। न्यूट्रिएंट्स हो गए, मिनरल्स हो गए, वाटर हो गए, उन सबको सॉइल से ही लेते हैं। इट मीन्स कि सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स की मात्रा भरपूर होनी चाहिए, जिसकी वजह से जो प्लांट्स होंगे वो सभी न्यूट्रिएंट्स को अच्छे से ले पाएंगे और प्लांट्स जो है उनकी ग्रोथ अच्छे से हो पाएगी, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। अब देखो, कई बार क्या होते हैं, काफी सारे जो फार्मर्स होते हैं, वो कई एरिया के जो फार्मर्स होते हैं, वो कंटिन्यूसली एक ही फील्ड के ऊपर बार बार वही क्रॉप को उगाई जाते हैं, बार बार एक ही टाइप की क्रॉप को एक फील्ड के ऊपर उगा रहे हैं कंटिन्यूसली। तो इससे क्या होगा? सॉइल के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी कमी हो जाएगी। न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी तो क्या होगा?
फिर जो प्लांट्स की पैदावार है वो अच्छी नहीं होगी, प्लांट्स की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, प्लांट्स की प्रोडक्शन अच्छी नहीं होगी, फूड की प्रोडक्शन अच्छी नहीं होगी। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना चाहिए फार्मर्स को टाइम टू टाइम अच्छी अमाउंट में मैन्योर्स को डाल देना चाहिए फील्ड के अंदर, जिससे कि जो हमारी सॉइल है उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स ज्यादा आ जाए और प्लांट्स की ग्रोथ जो है अच्छी से हो। तो यही जो प्रोसेस है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैन्योर, इसी को हम लोग बोल देते हैं मैन्योर। तो देखो ठीक है, हम लोग को ये तो पता चल गया कि हम लोग न्यूट्रिएंट्स की फॉर्म में मैन्योर को सॉइल के अंदर ऐड करते हैं, ये तो हम लोग को पता चल गया। पर मैन्योर होता क्या है? व्हाट इज मैन्योर? मैन्योर क्या है? सो मैन्योर इज अ ऑर्गेनिक सब्सटेंस। मैन्योर क्या है? ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। व्हाट इज मैन्योर? मैन्योर इज अ ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑर्गेनिक सब्सटेंस है मैन्योर ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो कि हम लोग को कहां से मिलता है? फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स वेस्ट। फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ, फ्रॉम वेयर वी गेट इट? From the decomposition of plants and animal waste। प्लांट्स और जो एनिमल्स का वेस्ट होगा उसकी डिकम्पोजिशन से जो हमारे पास सब्सटेंस आएगा उसी को हम लोग बोल देंगे मैन्योर्स। ठीक है, यही हो जाएंगे मैन्योर। मैन्योर होते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ठीक है, तो देखो बात आती है कि ये कैसे बनाए जाते हैं। तो जो फार्मर्स है ना, उसको ये फील्ड्स के अंदर भी बना सकते हैं मैन्योर को। वो क्या करेंगे, फील्ड के अंदर एक खड्डा खोदेंगे काफी बड़ा सा, जिसके अंदर वो एनिमल वेस्ट, प्लांट वेस्ट जितना भी होगा सब उसके अंदर डाल देंगे। ठीक है, उसके बाद उसको जो है डिकम्पोज करने के लिए छोड़ देंगे। अब हम लोगों ने अपने पिछली क्लासेस के अंदर पढ़ा है कि डिकम्पोजिशन किसकी वजह से होता है? डिकम्पोजिशन कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होता है। तो देखो जब ये जितना भी वेस्ट है ये डिकम्पोज हो जाएगा तो इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा अमाउंट में होंगे। ठीक है, इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा अमाउंट में होंगे और बाद में इसी को हम लोग मैन्योर कह देंगे और इसी को हम लोग यूज कर लेंगे सॉइल के अंदर डालने के लिए। ठीक है, और सॉइल के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स आ जाएंगे जिसकी वजह से प्लांट्स की ग्रोथ बहुत अच्छे से होगी। ठीक है, प्लांट्स की ग्रोथ बहुत अच्छे से होगी। अब जो हमारे फार्मर्स हैं उनको चाहिए कि वो प्लांट्स के अंदर अच्छी अमाउंट में जो है मैन्योर्स को डालें। अगर मैन्योर्स जो है इनसफिशिएंट अमाउंट में होगा तो प्लांट्स की ग्रोथ जो है अच्छी नहीं होगी। ठीक है, और एक और तरीका है जिससे कि सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स की रिप्लेसमेंट हम लोग कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन के तरीके से भी जो सॉइल है उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स की रिप्लेसमेंट हो सकती है। तो क्या चाहिए कि फार्मर्स जो है डिफरेंट सीजन के अंदर अलग अलग क्रॉप्स को उगाएं, उसी को हम लोग बोल देते हैं क्रॉप रोटेशन। ठीक है, तो डिफरेंट तरीके हैं जिससे कि हम लोग सॉइल के अंदर जो है फर्टिलिटी को बढ़ा सकते हैं, प्लांट्स की क्वालिटी अच्छी कर सकते हैं और मैन्योर इसके अंदर बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है। मतलब कि जो हमारे फार्मर्स हैं उनको मैन्योर्स को जरूर उगाना चाहिए, मैन्योर्स को जरूर यूज करना चाहिए प्लांट्स के अंदर, क्रॉप्स के अंदर। अब अगली बात हम लोग करते हैं फर्टिलाइजर्स की। ये तो हो गया हमारा मैन्योर। मैन्योर को पता चल गया कि मैन्योर्स क्या होते हैं। सो व्हाट आर फर्टिलाइजर्स? फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? केमिकल सब्सटेंस होते हैं। फर्टिलाइजर्स होते हैं केमिकल सब्सटेंस, और ये जो फर्टिलाइजर्स होते हैं ये सिर्फ किसी एक टाइप के न्यूट्रिएंट्स में रिच होते हैं। इसके अंदर कोई एक टाइप का न्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा अमाउंट में होगा, ये होते हैं हमारे फर्टिलाइजर्स। ठीक है, और ये क्या होते हैं? केमिकल सब्सटेंस होते हैं। तो मैन्योर और फर्टिलाइजर्स के अंदर सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है कि जो हमारे फर्टिलाइजर्स हैं इनको प्रिपेयर किया जाता है फैक्ट्रीज में। फर्टिलाइजर्स कहां पे प्रिपेयर होते हैं? फैक्ट्रीज। फैक्ट्रीज
के अंदर प्रिपेयर किया जाता है फर्टिलाइजर्स को, बल्कि हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि मैन्योर्स की प्रोडक्शन कहाँ पे होती है, कहाँ पे हम लोग मैन्योर्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। मैन्योर्स को कहीं भी फील्ड में भी प्रिपेयर कर सकते हैं, बस एक गड्ढा खोदना और उसके अंदर जो है वेस्ट मटेरियल को डाल देना है, और जब वो डिकम्पोज हो जाएगा वही क्या हो जाएगा, हमारे मैन्योर का काम करेगा। लेकिन जो फर्टिलाइजर्स है ये केमिकल सब्सटेंस है जिसके अंदर एक टाइप का न्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा होते हैं, और ये कहां पर प्रिपेयर होते हैं, इन दी फैक्ट्रीज के अंदर जो हमारे मैन्योर्स है वो प्रिपेयर होते हैं। अब कुछ एग्जांपल ले लें अगर हम मैन्योर्स की, तो फर्टिलाइजर्स की, तो यूरिया हो गया, ठीक है, अमोनियम सल्फेट हो गया, या फिर हमारा नाइट्रोजन हो गया, पोटेशियम हो गया, फॉस्फोरस हो गया, ये सब हमारे जो है फर्टिलाइजर्स की ही कुछ एग्जांपल्स हैं। अब बात आती है फर्टिलाइजर्स की, तो फर्टिलाइजर्स किस तरह यूजफुल होते हैं और इनकी क्या क्या असर होते हैं हमारे फील्ड्स के ऊपर। तो देखो जो फर्टिलाइजर्स होते हैं ना, वैसे तो इससे क्रॉप्स की प्रोडक्शन बहुत अच्छी होती है, स्पेशली व्हीट, मेज और पैडी टाइप की क्रॉप्स जो होते हैं। व्हीट, मेज एंड पैडी टाइप के जो क्रॉप्स होते हैं इनकी प्रोडक्शन बहुत ज्यादा अच्छी होती है फर्टिलाइजर्स की हेल्प से। लेकिन अगर हम लोग फर्टिलाइजर्स का एक्सेसिव यूज करेंगे, अगर फर्टिलाइजर्स बहुत ज्यादा अमाउंट में यूज कर रहे हैं, तो इससे क्या होता है, हमारी जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी कम हो सकती है, ठीक है, सॉइल की फर्टिलिटी भी डिक्रीज कर सकते हैं। सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो भी डिक्रीज हो सकती है फर्टिलाइजर्स की वजह से। इट मीन्स कि जो हमारे फार्मर्स हैं उनको फर्टिलाइजर्स को रिप्लेस करके मैन्योर्स को ज्यादा यूज करना चाहिए, क्योंकि जो मैन्योर है वो तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ना ही उसका कोई साइड इफेक्ट है। अब जो फर्टिलाइजर्स हैं इनके क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, फर्टिलाइजर्स की वजह से सॉइल पोल्यूशन होता है, सॉइल पोल्यूशन होता है, वाटर पोल्यूशन होता है हमारा फर्टिलाइजर्स की वजह से। मतलब कि जो फर्टिलाइजर्स है ये बहुत ही ज्यादा हार्मफुल है। हालांकि इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा अमाउंट में होते हैं, प्लांट न्यूट्रिएंट्स ज्यादा रिच होते हैं मैन्योर से, पर फिर भी जो हमारे फर्टिलाइजर्स हैं ये बहुत ज्यादा हार्मफुल होते हैं, क्योंकि इससे काफी ज्यादा पोल्यूशन भी हो सकता है, सॉइल की फर्टिलिटी भी कम हो सकती है अगर एक्सेसिव अमाउंट में हम लोग इसको यूज करेंगे। तो इसलिए जो है हमें मैन्योर्स का ज्यादा यूज करना चाहिए, क्योंकि वो ऑर्गेनिक होते हैं, वो कहीं केमिकली सब्सटेंस उसके अंदर कोई नहीं होता, वो सिर्फ नेचुरल सब्सटेंसेस से मिलकर बना होता है। तो ये होते हैं हमारे फर्टिलाइजर्स, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं कुछ डिफरेंस फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स के अंदर। फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स के अंदर क्या क्या डिफरेंस है इस चीज को हम लोग देख लेते हैं एक बार। Fertilizers and manures. फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स की बात करते हैं, तो फर्टिलाइजर क्या है, फर्टिलाइजर इज नॉट ए ऑर्गेनिक सब्सटेंस, फर्टिलाइजर एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस नहीं है। फर्टिलाइजर क्या होता है, फर्टिलाइजर इज अ केमिकल सब्सटेंस, फर्टिलाइजर इज अ केमिकल सब्सटेंस। केमिकल सब्सटेंस, केमिकल सब्सटेंस भी कह सकते हैं इसको हम लोग, एंड इसको हम लोग इनऑर्गेनिक सब्सटेंस भी कह सकते हैं। फर्टिलाइजर इज अ केमिकल सब्सटेंस और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, क्योंकि ये हमें केमिकल से मिलता है इसीलिए इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हो गया। अब बात आती है मैन्योर्स की, तो मैन्योर्स क्या है, मैन्योर इज अ नेचुरल सब्सटेंस, मैन्योर इज अ नेचुरल सब्सटेंस that prepared obtained by, manure is a natural substance that is obtained by the decomposition of cattle dung, human waste,
नेचुरल सब्सटेंस होते हैं जो किस तरह से प्रिपेयर किए जाते हैं बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग, ह्यूमन वेस्ट, प्लांट रेजिड्यूज। इन सबको हम लोग जब डिकम्पोज करवा देंगे तो उससे हमारे पास मैन्योर्स आ जाएंगे, ठीक है। और फर्टिलाइजर्स क्या थे? फर्टिलाइजर्स केमिकल सब्सटेंस होते हैं। अगर बात करें हम लोग फर्टिलाइजर्स की, तो फर्टिलाइजर्स को हम लोग कह सकते हैं, फर्टिलाइजर्स कहां से प्रिपेयर होते हैं, कहां पर प्रिपेयर होते हैं? फर्टिलाइजर्स प्रिपेयर होते हैं फैक्ट्रीज के अंदर। फर्टिलाइजर्स आर प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज, ठीक है। फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? प्रिपेयर किए जाते हैं फैक्ट्रीज के अंदर। बल्कि जो मैन्योर्स हैं, मैन्योर्स कैन बी प्रिपेयर्ड इन फील्ड्स। इनको तो हम लोग सिंपल फील्ड्स के अंदर भी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो थर्ड डिफरेंस की बात करें तो थर्ड डिफरेंस क्या है? जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, फर्टिलाइजर्स डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू दी सॉइल। जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो बिल्कुल भी कोई टाइप की ह्यूमस नहीं प्रोवाइड करते सॉइल को, बल्कि जो मैन्योर्स होते हैं दे प्रोवाइड अ लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल। मैन्योर्स प्रोवाइड अ लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल। A lot of humus to the soil। ये सॉइल को लार्ज अमाउंट में ह्यूमस प्रोवाइड करते हैं। अगला डिफरेंस देखा जाए तो फर्टिलाइजर्स जो हैं, फर्टिलाइजर्स आर रिच इन, फर्टिलाइजर्स जो है वो रिच है इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स, प्लांट न्यूट्रिएंट्स दैट इज नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फॉस्फोरस। जो हमारे फर्टिलाइजर्स होते हैं उसके अंदर जो प्लांट न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा अमाउंट में होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस, जिसकी वजह से क्रॉप्स जो है उसको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है। लेकिन एक्सेसिव यूज जो होता है फर्टिलाइजर्स का वो बहुत ज्यादा गलत होता है क्रॉप्स के लिए। अगर मैन्योर्स की बात करें तो मैन्योर्स जो है are less rich in plant nutrients। जो प्लांट न्यूट्रिएंट्स है वो मैन्योर्स के अंदर फर्टिलाइजर्स के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम होता है, ठीक है। तो देखो हम लोग देख सकते हैं कि जो मैन्योर्स हैं वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं फर्टिलाइजर से। मैन्योर्स के ज्यादा बेनिफिट होते हैं, ठीक है, फर्टिलाइजर्स की कंपैरिजन में। तो अगर हम लोग देख लें कि मैन्योर्स के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्यों हम लोग को मैन्योर्स को ही यूज करना चाहिए, तो चलो देख लेते हैं क्या बेनिफिट होते हैं मैन्योर्स के। बेनिफिट्स ऑफ मैन्योर्स। मतलब कि हम लोगों को सॉइल के अंदर, क्रॉप्स के अंदर जो है मैन्योर्स का यूज करना चाहिए फर्टिलाइजर्स के कंपैरिजन में। और मैन्योर्स के क्या क्या बेनिफिट हो जाते हैं? सबसे पहले तो ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करता है, ठीक है। ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करता है सॉइल के अंदर। इट इनहैंस दी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। सॉइल की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है उसको इंक्रीज करते हैं हमारे मैन्योर्स। अगर दूसरा बेनिफिट देखें तो जो मैन्योर है वो सॉइल को पोरस बनाते हैं। इट मेक्स दी सॉइल पोरस, जिसकी वजह से जो सॉइल है वो अच्छी तरह से गैसेस का एक्सचेंज कर पाते हैं। तो हम लोग क्या कह सकते हैं? इट मेक्स दी सॉइल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम इजी। इट मेक्स दी सॉइल पोरस, इट मेक्स the soil porous due to which exchange of gases become
एक्सचेंज बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। ये हमारे मैन्योर्स का फायदा होता है। तीसरा फायदा देखें तो इट इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स। जो फ्रेंडली माइक्रोब्स होते हैं उनको इंक्रीज करते हैं। इट इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स। जो फ्रेंडली माइक्रोब्स होते हैं उसके नंबर उसका इंक्रीज करते हैं सॉइल के अंदर, ठीक है। ये हमारे मैन्योर्स का बेनिफिट होता है। अगर लास्ट बेनिफिट देख ले, इट इंप्रूव्स द टेक्सचर ऑफ सॉइल। इट इंप्रूव्स द टेक्सचर ऑफ सॉइल। सॉइल का जो टेक्सचर होता है उसको इंक्रीज करते हैं हमारे मैन्योर्स। तो ये हो गए थोड़े से बेनिफिट्स मैन्योर्स के एज कंपैरिजन टू फर्टिलाइजर्स। इसका मतलब कि हमारे जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं और जो मैन्योर्स होते हैं वो ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं। इससे कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता, तो हम लोगों को मैन्योर्स को यूज करना चाहिए एज कंपैरिजन टू फर्टिलाइजर्स। ये ज्यादा इसको हम लोग यूज करेंगे तो न्यूट्रिएंट्स भी मिलेंगे सॉइल को और कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये तो हो जाते हैं हमारे मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स की बात। और इसी पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोल देते हैं, एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। तो अब हम लोग को पता चल गया कि क्यों हम लोग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स का ऐड करते हैं सॉइल के अंदर, ठीक है। और मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स हैं उसके अंदर ज्यादा बेनिफिशियल कौन है, किसका बेनिफिट है और इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है, ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। इसके बाद हम लोग देखते हैं इरिगेशन। मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स के बाद की जो एक्टिविटी थी वो क्या थी, इरिगेशन। तो क्या होती है इरिगेशन, चलो देखते हैं। What is irrigation? इरिगेशन क्या होता है? तो देखो हम लोगों को पता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको जीने के लिए पानी की जरूरत है। पानी के बिना कोई भी जी नहीं सकता, ये बात हम लोग अच्छे से जानते हैं, ठीक है। जो वाटर है वो बहुत ज्यादा इसेंशियल होता है फॉर द लाइफ। उसी तरह जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स को भी पानी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। इवन प्लांट के हर कोई पार्ट, ऑलमोस्ट ऑल द पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, चाहे वो फ्लावर्स हो, फ्रूट्स हो, लीव्स हो, स्टेम्स हो, हर किसी को पानी की जरूरत है। दे ऑल नीड वाटर, ठीक है। अपनी ग्रोथ के लिए उन सबको पानी की जरूरत है। और हम लोग प्लांट के अगर रूट को देख ले तो वो क्या करती है, पानी को सॉइल से लेते हैं जिसके साथ सभी न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं, सभी मिनरल्स को वो एब्जॉर्ब करते हैं। इट मीन्स कि पानी की जरूरत तो प्लांट्स को है अच्छे से, ठीक है। और हम लोगों को अगर एक अच्छी क्रॉप चाहिए, अगर हम बात करें ना प्लांट्स की, तो 90% जो प्लांट है वो वाटर के साथ ही मिलकर, वाटर की है उसके अंदर 90% प्लांट के अंदर 90% क्या है, वाटर है प्लांट के अंदर, ठीक है। और अगर हम लोगों को एक अच्छी क्रॉप चाहिए तो हमें रेगुलरली वाटर देना पड़ता है। और इसी प्रोसेस को क्या कह देते हैं, सप्लाई ऑफ वाटर टू द सप्लाई ऑफ वाटर टू द क्रॉप at different interval is called, इसी को हम लोग क्या देते हैं, इरिगेशन। डिफरेंट इंटरवल पे हम लोग जब वाटर दे क्रॉप्स को तो उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, इरिगेशन। इसी प्रोसेस को हम लोग बोल देते हैं इरिगेशन। अब देखो हो सकता है कि अमाउंट और जो हमारी फ्रीक्वेंसी है वाटर देने की वो अलग अलग हो, डिपेंड हो सकता है क्रॉप्स टू क्रॉप, डिपेंड हो सकता है सीजन टू सीजन, तो डिपेंड भी कर सकता है कि किस टाइप की सॉइल है। लेकिन वाटर देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो कई बार क्या होता है, जो समर सीजन होता है, समर सीजन के अंदर वाटर बहुत ज्यादा देना पड़ता है, बहुत ज्यादा अमाउंट में वाटर को हम लोग को सॉइल के अंदर डालना पड़ता है। तो ऐसा क्यों होता है कि जब गर्मियों का मौसम है तो इवेपोरेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। सॉइल से इवेपोरेशन होगी, प्लांट्स के जो लीव्स है उसमें से इवेपोरेशन होगी, मतलब कि प्लांट में से वाटर का लॉस बहुत ज्यादा हो रहा है, तो हम लोगों को जो है वाटर ज्यादा देना पड़ेगा। तो डिपेंड करता है सीजन के ऊपर भी। तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोल देते हैं, इरिगेशन। अब इरिगेशन जो है उसकी कुछ टेक्निक्स हैं। देयर आर सम टेक्निक्स ऑफ सोर्सेज ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन के कुछ सोर्सेज हैं। कौन से सोर्सेज हैं इरिगेशन के, तो दैट इज वेल्स, ट्यूब वेल्स, रिवर्स,
ponds, lakes. These all are the sources of water. Dams, canals. These are all are the sources of irrigation. ये सब है हमारे इरिगेशन के सोर्सेज। तो जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे, इसके नीचे लिख दीजिए टू बी कंटिन्यूड, जिसको हम लोग अपनी अगली क्लास के अंदर डीपली डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा है? आज की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स के बारे में, उनके बीच में क्या डिफरेंस है, क्या क्या बेनिफिट्स हैं और क्या क्या डिसएडवांटेज है, उसको हम लोगों ने पढ़ लिया। और आज की क्लास में हम लोगों ने इरिगेशन के बारे में पढ़ लिया कि इरिगेशन क्या होता है, प्रोसेस ऑफ वाटरिंग ऑफ क्रॉप्स एट डिफरेंट इंटरवल्स, उसी को हम लोग इरिगेशन बोल देते हैं। अब जो हमारी जो सोर्सेज है इरिगेशन के, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे अपनी अगली क्लास के अंदर। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।